ये जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकवादियों ने ये मदरसा जलाया है और उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी लूटी हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज हो जाएगा बहुत ही जल्दी। मैं जो भी वादा करता हूँ मैं उसमें अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ। मुझे बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ। अब आप लोग दुआ कीजिए कि कुछ लोग मुझे वकील मुकर्रर करें वहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन अगर ईमानदारी से की जाएगी तो इसमें जो धारा 120 के तहत जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो नागपुर के हेडक्वार्टर से भी, आरएसएस के हेडक्वार्टर से भी प्राप्त होंगे बहुत ही जल्दी। वीडियोग्राफी सबकी मौजूद है, वो अफसर मौजूद हैं जिन्होंने इसकी छूट दी है, वो भी आतंकवादी हैं। जो अफसर वहाँ पे मौजूद थे लोकल, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है वो भर कर दीजिए। सारे ये आतंकवादी जो एक पीसफुल जलूस की शक्ल में जो लोग जा रहे थे उसमें घुसपैठ करते हैं और फिर मस्जिदों में और मदरसों में हमले करते हैं, वो मुट्ठी भर होते हैं जो ट्रेंड आतंकवादी होते हैं जो बाहर से आते हैं। बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर आपको याद है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा का एक इंटरव्यू किया था जिसमें महमूद पराचा ने यह कहा था कि मैं जल्द बिहार आ रहा हूं। वकील साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पराचा जी, क्या इरादा है? आपने कहा था कि मैं बिहार जा रहा हूं, मैं मदरसा अजीजिया भी जाऊंगा और जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं जिन लोगों ने यह हिंसा की है। देखिए, मैं कभी झूठे वादे नहीं करता। मैं कोई टूरिस्ट के तौर पे किसी भी ऐसी जो घटना होती है उसमें टूरिस्ट के तौर पे नहीं जाता कि जाऊं मौके पे अपने एकदम उस वक़्त की जो प्रेस पब्लिसिटी होती है वो लूटूं और अपना स्टेचर बढ़ाऊं और उसके बाद उसको भूल जाऊं। मैं जो भी वादा करता हूं मैं उसमें अपनी पूरी ताकत लगाता हूं। कामयाबी देना ना देना अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें बेशुमार मजलूमों की मदद करने के लिए कामयाबियाँ दी भी हैं, उसके लिए मैं उनका, अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। तो मैंने यही वादा किया था और मैंने मजबूरी भी बताई थी, जब तक के वकीलों को बुलाया नहीं जाता वो जा नहीं सकते। तो अब मुझे बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ। अब आप लोग दुआ कीजिए कि कुछ लोग मुझे वकील मुकर्रर करें वहाँ पे। अगर मुझे वकील मुकर्रर कर लिया गया तो दो रास्ते होंगे। अगर बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी यादव जी की सरकार मदद करेगी तो बहुत ही जल्दी, तुरंत आतंकवाद का मुकदमा, ये जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकवादियों ने ये मदरसा जलाया है और उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी लूटी हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज हो जाएगा बहुत ही जल्दी। मतलब तुरंत ही हो जाएगा एक तरह से, अगर सरकार मदद ना करे, निष्पक्ष रूप से बिल्कुल वो काम करे जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है वो काम करे। यदि किसी भी वजह से, और मैं ये बात को बार बार कहता हूँ कि आरएसएस ने अपने एजेंट हर एक हमारी जो अच्छी पार्टियां हैं उसमें घुसा रखे हैं और वो मिसगाइड करते हैं, गलत कानाफूसी करते हैं, लीडर्स को सही डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। तो अगर बिहार सरकार ने मदद नहीं की तो हम, जैसे दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के डायरेक्ट अंडर आती है, या दूसरी जगहों पे भी जो योगी जी की जो सरकार है उसके खिलाफ भी हम इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम कर रहे हैं। आतंकवाद की घटना तो ये है ही और वो हम कराएंगे। अगर बिहार सरकार मदद नहीं करेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर मदद करेगी, इतनी मदद, मैं फिर साफ कर रहा हूँ, मदद ये नहीं चाहिए कि हमारे लिए कुछ पक्षपात करें हमारे फेवर में। बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अगर बिहार सरकार करेगी तो ये तुरंत दर्ज हो जाएंगे और दोबारा ऐसी कोई भी घटना बिहार में नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं होगी। क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन अगर ईमानदारी से की जाएगी तो इसमें जो धारा 120 के तहत जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो नागपुर के हेडक्वार्टर से भी, आरएसएस के हेडक्वार्टर से भी प्राप्त होंगे बहुत ही जल्दी। इसका मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। मैंने ये सलाह आपके पहले भी इंटरव्यू में दी है और जगह भी दी है, ये धाराएं भी बताई हैं। धारा 15 से लेकर 21 पढ़ लें, जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं, एनएसए भी पढ़ लें, उसमें भी साफ नज़र आ जाएगा। और 120 भी धारा जो आईपीसी की है वो पढ़ लें। उसके अलावा भी बहुत सारी धाराएं लगेंगी, लेकिन ये धाराएं तो शुरुआती दौर में लगी जाएंगी। देशद्रोह की धारा लगेगी, क्रिएटिंग आर्सन, वो सैकड़ों धाराएं और भी लगेंगी, वो उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक सरकार ऐसी है जिसने अपने आप, या शायद हमारी इतनी गुजारिशें सुन के पहली कार्रवाई सही की है, वो है एनएसए लगाना मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप क्या काम कर रहे थे, वो भी इसी आतंकवादी संगठन के एक मेंबर हैं।
इस इकोसिस्टम के एक हिस्सा हैं। वो बिहार के लोगों की तमिलनाडु के लोगों से लड़ाई करा रहे थे, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर। ये भी जो मस्जिदों पे, मदरसों पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हमले हो रहे हैं, रविदास मंदिर पे हमले हो रहे हैं, बाबा साहब की जो स्टैचूज़ है वो तोड़ी जा रही हैं जगह जगह, जो वाल्मीकि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो गुरुद्वारों पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हमले हो रहे हैं, बुद्ध विहारों पे हमले हो रहे हैं, ये भी चाइना और पाकिस्तान की साजिश के साथ आरएसएस और बीजेपी के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो अभिनव भारत के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये साजिश भी बेनकाब करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहला मजबूत काम किया है। स्टालिन साहब को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने एनएसए लगाई है इतने बड़े आतंकवादी के ऊपर, जो देश का नुकसान कर रहा था, एक राज्य की जनता को दूसरे की जनता से, दूसरे राज्य की जनता से, नॉर्थ और साउथ के लोगों को आपस में लड़वाने के लिए जो इतनी बड़ी आतंकवादी साजिश हो रही थी, उसमें उन्होंने पहला कदम उठाया एनएसए लगा के। अब यूएपीए की धाराएं भी लगा के इन्वेस्टिगेशन करें, आपको निश्चित ही इसके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं मनीष कश्यप के भी नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर से ही प्राप्त होंगे। अच्छा, ये भी बताइए, क्योंकि अभी जो वीडियोस सामने आए वहाँ से बिहार शरीफ से कि कुछ एआईएमआईएम के जो नेता थे वो वहाँ पहुँचना चाहते थे, जायज़ा लेना चाहते थे, मदरसा अज़ीज़िया भी जाना चाहते थे, अख्तरुल इमान वगैरह, तो उनको प्रशासन ने रोक दिया, उनको एंट्री नहीं करने दी। ये सारी चीज़ें भी वहाँ चल रही हैं क्योंकि डेलीगेशंस का जाना भी लगातार जारी है। आप भी कल कह रहे हैं जाने वाला हूँ, तो अगर इस तरह का कुछ आपके साथ भी होता है, आपको नहीं जाने दे पुलिस? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हूँ नहीं कि जो मैं एक पक्ष या दूसरे पक्ष, मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई करें। एआईएम का तो एक पॉलिटिकल मकसद है और वो उनको बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान भी हुआ है, तो उनके कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस या बदला लेने की भावना उनमें हो सकती है कि वो आरजेडी से बदला लेना चाहें। उनके 4 एमएलए उनको छोड़ के चले गए, वजह वही जाने, तो उनका मकसद कोई और है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि है ही, हो सकता है, लेकिन कि वो राजनीतिक अपनी जो इच्छाएं हैं या जो उनके राजनीतिक मकसद हैं वो उसको बिहार की जनता को न्याय दिलाने से ऊपर रखें। मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं तो बल्कि नीतीश कुमार जी की तारीफ़ करता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी की तारीफ़ करता रहा हूँ, मैं तो लालू यादव जी का एक बहुत बड़ा तारीफ़ करने वाला हूँ कि उन्होंने आडवाणी जी को अरेस्ट करके इस देश में संविधान को कमज़ोर करने के लिए जो साजिश 90 के दशक में शुरू हुई थी, उन्होंने 10-12 साल के लिए रोक लगाई। उसके लिए लालू यादव जी सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन क्या मेरी तो कोई द्वेष की कर सकते हैं मेरी वो नीतीश कुमार सरकार की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अब भी क्या वो तारीफ के काबिल हैं आपकी नज़र में? मैं इसीलिए जाके उनको, कई बार ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया हर पॉलिटिकल पार्टी में, कांग्रेस पार्टी ले लें, राहुल गांधी जी के जो चारों तरफ लोग हैं वो डायरेक्ट आरएसएस के उससे हैं और उनकी सारी गतिविधियों को कांग्रेस पार्टी की डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस की ताकत यही है ना, हर जगह पे उन्होंने अपने लोग सालों साल से बिठा रखे हैं जो मिसगाइड करते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों में जो इनकी बड़ी बड़ी मुखालिफ हैं उनके अंदर इन्होंने अपने लोगों की घुसपैठ करा रखी है। तो मैं एक लीगल सलाह दे रहा हूँ, मानेंगे तो ठीक है, इनका सबसे बड़ा फायदा होगा। देखिए साजिश का हिस्सा देखिए ना, कोई ढके छुपे नहीं हो रहा है। जब ये सब चल रहा था तो वही एग्जैक्ट टाइम पे हमारे अमित शाह जी, चाणक्य साहब भी पहुंच गए वहाँ पे और उन्होंने क्या कहा कि मैं उल्टा लटका दूंगा। साजिश का हिस्सा देखिए ना आप, वो हैंगमैन थोड़ी हैं। उनको शायद एचएम में के मतलब में आज तक समझ ही नहीं आया फ़र्क कि एचएम का मतलब होम मिनिस्टर होता है, चाहे वो गुजरात का हो या देश का हो। हैंगमैन नहीं होता है फुल फॉर्म इसकी। तो और उसके बाद वो आए, उन्होंने पूरी उल्टा लटकाने की बात की, दंगाइयों को और इसको और उसको। दंगाइयों का इशारा किस तरफ? वही जो मजलूम है, जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनकी धार्मिक स्थल जलाए गए हैं, जिनकी दुकानें लूटी गई हैं, उन्हीं को वो उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं। और साजिश का दूसरा हिस्सा देखिए, उसके तुरंत बाद जो इनके दलाल हैं वो उल्टा किस प्रकार से लटकाना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस लेने और देने पहुंच गए। जो ये जमीयत के जो और दूसरे जो दलाल थे, जो आरएसएस के दलाल जिन्हें मैं कहता हूँ, वो पहुंच गए, उनसे इंस्ट्रक्शन चोरी छुपे पहुंचे, लेकिन एक जर्नलिस्ट साहब थे, उन्होंने पकड़ लिया रंगे हाथों इन्हें। तो फिर इन्हें बताना पड़ा दुनिया को कि भैया हम गए थे मांगे लेके, वापस क्या लेके आए वो नहीं बताएंगे। वापस अमित शाह जी की तारीफ कर रहे हैं और कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं,
तो इस प्रकार के दलाल भेजे गए। तो ये सब एक सीक्वेंस का हिस्सा है, एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसका बहुत बड़ा अटैक बिहार सरकार के ऊपर है। बिहार सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से और इन दोनों से ज़्यादा लालू यादव जी से अमित शाह जी और मोदी जी कांपते हैं डर के मारे। तो उसका एक बड़ा प्लान बनाया है। मुझसे बड़ा हमला या जो मुस्लिम कम्युनिटी से है उससे बड़ा हमला तो बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के ऊपर और तेजस्वी यादव जी के ऊपर है। मैं गुजारिश करने क्या जा रहा हूँ कि निष्पक्ष रूप से किसी मुसलमान की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है वो भर कर दीजिए। सारे ये आतंकवादी जो एक पीसफुल जुलूस की शक्ल में जो लोग जा रहे थे उसमें घुसपैठ करते हैं और फिर मस्जिदों में और मदरसों में हमले करते हैं, वो मुट्ठी भर होते हैं जो ट्रेंड आतंकवादी होते हैं, जो बाहर से आते हैं। जैसे बिहार का एक व्यक्ति बंगाल में जाके कर रहा था ना, उसी प्रकार से लोकल भी कुछ जो इनके ट्रेंड कार्डर्स होते हैं आतंकवादी, और बाहर से भी लोग आते हैं। वीडियोग्राफी सबकी मौजूद है। वो अफसर मौजूद हैं जिन्होंने इसकी छूट दी है, वो भी आतंकवादी हैं जो अफसर वहाँ पे मौजूद थे लोकल। आपके हाथ में केस आता है तो उन पर भी मैं अगर बिहार सरकार साथ देगी तो तुरंत ये कार्रवाई हो जाएगी, नहीं देगी तो मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं तो दूसरे स्टेट्स में भी ये कार्रवाई कर रहा हूँ और बहुत सक्सेसफुली और कामयाबी के साथ कर रहा हूँ। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आतंकवादी ये हैं और मैं इनको और उन अफसरों को आतंकवादी साबित करूंगा ही। और ना सिर्फ कॉम्पनसेशन मिलेगी बल्कि इस आतंकवादी घटना को बेनकाब करके असली आतंकवादियों को एक्सपोज करके देश भी बचाने का काम करेंगे हम लोग, और चाइना और पाकिस्तान की साजिश जो भारत के खिलाफ चल रही है उसको भी नाकाम करेंगे। हम लोग 14 तारीख को जो जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो प्रेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो आप जैसी प्रेस के ऊपर, बाकी तो बहुत सारी बिकी हुई प्रेस है, क्रिमिनल मीडिया, और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ईडी सीबीआई सबको केस पैरेट जो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को बोल चुकी है, उन लोगों के ऊपर से जनता से जो आह्वान किया था 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि हमारे ऊपर दबाव है, आप आएँ और हमारी एक तरह से हिफाजत करें, उस कॉल को आंसर करने के लिए, उस कॉल को एक तरीके से जवाब देने के लिए हम लोग 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर 14 तारीख को अप्रैल की 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे पीसफुल, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ, और जो वकीलों के ऊपर भी जो एक न्यायिक व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। अभी आपने दिल्ली में सुना होगा एक वकील को गोली मार दी गई, ऐसी घटनाएं नित हो रही हैं। तो वकीलों को के सुरक्षा के लिए, जजेस की सुरक्षा के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू कराने के लिए पूरे देश में एक बड़ा मार्च निकाल रहे हैं। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि उसमें शामिल भी हों। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।